गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंतर्गत हम एक नेट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या होता है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। नॉन फाइनाइट तीन तरह का होता है, इन्फिनिटिव, जनरल और पार्टिसिपल। बारी बारी से इनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले यह देखिए, यह होता क्या है नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्रिया के वे रूप होते हैं, यानी नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्रिया के वे रूप होते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। यानी क्रिया का वह रूप जो किसी भी वाक्य के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया है, अर्थात सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होते। यानी क्रिया का वह रूप जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया है और उसके ऊपर कर्ता के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और न ही टेंस यानी काल का यह बोध कराते। इनसे किसी काल का बोध भी नहीं होता, टेंस का पता भी नहीं चलता है। फिर सुनिए, नॉन फाइनाइट फॉर्म्स क्रिया के वे रूप होते हैं जिनके ऊपर सब्जेक्ट यानी कर्ता के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए गए होते हैं, और साथ ही साथ इन क्रिया के द्वारा वाक्य के टेंस का कुछ भी पता नहीं चलता है। वे कहलाते हैं नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। और इसी को नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, क्योंकि यह वर्ब के साथ साथ नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का भी काम करता है, क्योंकि दो काम करता है, इसलिए डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। दो काम करता है, इसीलिए इसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। यानी नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहलाता है। इसलिए कि यह दो काम करता है, वर्ब है, क्रिया है, तो क्रिया का काम करेगा। उस क्रिया के अलावे वह या तो नाउन का काम करता है, या एडजेक्टिव का काम करता है, या एडवर्ब का काम करता है। ये दो काम करने की वजह से इसे नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यानी डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए, इन वाक्यों को जरा ध्यान से देखिए। सीता गोज टू प्ले चेस। सीता शतरंज खेलने जाती है। इसमें जरा देखिए, एक क्रिया गोज है, दूसरी क्रिया टू प्ले है। दूसरे में दे गो टू प्ले, वे खेलने जाते हैं चेस, वे शतरंज खेलने जाते हैं। इसमें गो क्रिया है, प्ले क्रिया है। सीता इज गोइंग टू प्ले चेस, इसमें इज गोइंग मिल के फुल वर्ब का निर्माण कर रहा है, यानी इसमें इज सहायक क्रिया, गोइंग मुख्य क्रिया, प्ले भी एक क्रिया है। चौथा, सी वेंट टू प्ले चेस, इसमें वेंट क्रिया है और प्ले क्रिया है। सी हैज गॉन टू प्ले, इसमें हैज गॉन मिलके क्रिया है और टू प्ले। अब जरा इसको जरा ध्यान से देखिए। इन वाक्यों में फाइनाइट वर्ब यानी गोस, गो के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया। यानी अलग अलग वाक्यों के अंतर्गत गो में कहीं गोज आया है, कहीं गो आया है, कहीं वेंट आया, कहीं गोइंग आया है, कहीं गॉन आया हुआ है। यानी गो के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया। प्रत्येक वाक्य में क्रिया गो अपने कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता जैसे बदल रहा है, कर्ता के अनुसार सब्जेक्ट और नंबर तथा पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल रही है। इसलिए क्रिया गोज, गो, गोइंग, वेंट, गॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। मतलब क्रिया का वह रूप जो अपने कर्ता के अनुसार, देखना कर्ता के अनुसार मतलब कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार
और काल टेंस के अनुसार रूप बदलती है, वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। लिमिटेड, वो लिमिट है, कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार सीमित कर दी जाती है। फिर समझिए, यहां गोज इसलिए लिखा है कि सीता सिंगुलर नंबर है और टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ते हैं, इसलिए गोज आया है। यहां देखिए, दे चूंकि बहुवचन में आया हुआ वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया फर्स्ट फॉर्म की लगती है। तीसरे में सीता इज गोइंग टू प्ले, इसमें सीता सिंगुलर नंबर है और चूंकि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है, इसलिए इसमें इज सहायक क्रिया लगा के गोइंग मुख्य क्रिया रखी गई है। और चौथे में सी वेंट टू प्ले चेस, वह शतरंज खेलने गया, वह शतरंज खेलने गया। सी वेंट टू प्ले चेस, वह शतरंज खेलने के लिए गया। अब इसमें आप देख रहे हैं वेंट जो है सी के साथ आया हुआ है, इसलिए कि यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिखा है। सी हैज गॉन टू प्ले चेस, इसमें हैज गॉन मिलके फुल वर्ब का पूरी क्रिया का निर्माण कर रहे हैं। और टू प्ले, चूंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है, इसलिए टेंस बदला है तो क्रिया का रूप बदला है। मतलब यह कि क्रिया का वह रूप जो अपने कर्ता के अनुसार और टेंस के अनुसार रूप बदलती है, वह कहलाती है फाइनाइट वर्ब। फिर समझिए, क्रिया का वह रूप जो अपने कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार रूप बदलती है, वह कहलाती है फाइनाइट वर्ब। और जो टेंस के द्वारा भी प्रभावित होती है, तो अब हो गया क्रिया का वह रूप जो कर्ता के नंबर, पर्सन और काल यानी टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती है, उसी के अनुसार प्रयुक्त होती है, वह कहलाती है फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट पर आइए। क्रिया का वह रूप प्ले, जिसमें देखिए जिसके ऊपर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कर्ता के नंबर, पर्सन का कोई प्रभाव जिस क्रिया के ऊपर नहीं पड़ता, यानी वह क्रिया वाक्य में स्वतंत्र रूप से आती है और उसके द्वारा किसी टेंस का पता भी नहीं चलता है। यहाँ वेंट से तो आपको पता चला कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, हैज गॉन से पता चला प्रेजेंट परफेक्ट है, प्ले से कुछ भी पता नहीं लगेगा, वह हर टेंस के अंतर्गत ज्यों की त्यों रहती है। यानी क्रिया का वह रूप जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से आता है, जिसके ऊपर कर्ता के नंबर, पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जिसके द्वारा टेंस का पता नहीं चलता, वह नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कहलाते हैं। नोट, उपरोक्त सभी वाक्यों में टू प्ले भी क्रिया है। करा ऊपर सभी वाक्यों में टू प्ले आया है, वह क्रिया है, परंतु उसके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और यह सकारात्मक क्रिया के साथ साथ एडवर्ब का भी काम कर रहा है। क्योंकि कह रहा है यह सकारात्मक क्रिया तो टू प्ले, खेलना, तो क्या खेलना, शतरंज, ये सकारात्मक क्रिया ट्रांजिटिव क्रिया के साथ साथ एडवर्ब का भी काम कर रहा है, यानी उद्देश्य बता रहा है उसके जाने का उद्देश्य क्या है। इसे नॉन फाइनाइट फॉर्म इन्फिनिटिव कहते हैं, यानी नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है और उसमें यह इन्फिनिटिव है, इसलिए कि जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाता है और तो उस रूप को कहा जाता है कि ये इन्फिनिटिव है। अब आइए पहला फाइनाइट वर्ब। ए फाइनाइट वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विथ इट्स सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब यानी मुख्य क्रिया अपने कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार सहमत रहती है। ए फाइनाइट वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विथ इट्स सब्जेक्ट। एक फाइनाइट वर्ब अपने कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार सहमत रहती है। ए नॉन फाइनाइट इज नॉट लिमिटेड बाय नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट।
ए नॉन फाइनाइट वर्क इज नॉट लिमिटेड बाय नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, यानी नॉन फाइनाइट वर्क के ऊपर कर्ता के नंबर पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आइए, नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्क तीन प्रकार के होते हैं, यानी नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्क तीन प्रकार के होते हैं। पहला इन्फिनिटिव, दूसरा जेरेंड, तीसरा पार्टिसिपल। अब बारी बारी से इनका अध्ययन करें कि इन्फिनिटिव क्या है, कैसे प्रयोग करते हैं, जेरेंड क्या है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, पार्टिसिपल क्या है, वह कैसे पहचानते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। पहले आइए इन्फिनिटिव। वाक्य लिखा, टू वर्क इज यूजफुल, काम करना लाभदायक होता है। आई हैव नो टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। तीसरा, ही केम हियर टू रीड ए बुक, वह यहाँ पुस्तक पढ़ने के लिए आया। ही केम हियर टू रीड ए बुक, वह यहाँ पुस्तक पढ़ने के लिए आया। इन वाक्यों में टू वर्क, टू प्ले, टू रीड शब्द इन्फिनिटिव है। इन वाक्यों में टू वर्क, टू प्ले, टू रीड शब्द इन्फिनिटिव है। पहले वाक्य में टू वर्क का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह करा। पहले वाक्य के अंतर्गत टू वर्क का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह है, अतः यह नाउन का काम करता है। कर पहले वाक्य के अंतर्गत टू वर्क का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह है, अतः यह नाउन का कार्य करता है। दूसरे वाक्य में टू प्ले अपने से पहले प्रयुक्त नाउन संज्ञा यानी टाइम की विशेषता बताता है, अतः यह एडजेक्टिव का विशेषण का कार्य करता है। और तीसरे वाक्य में टू रीड अपने से पहले प्रयुक्त क्रिया केम को मॉडिफाई करता है, अतः यह एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण का काम करता है। मतलब यहाँ देखिए, यह कह रहा है इज क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में आया है पहले वाले में, यानी टू वर्क जो है वह सब्जेक्ट की तरह है, यानी नाउन का काम कर रहा है। इस क्रिया के कर्ता के रूप में आया है, यानी नाउन हुआ, यानी कर्ता का स्थान पर नाउन आता है। टू वर्क इज यूजफुल, इज क्रिया का सब्जेक्ट है, तो यह नाउन का काम कर रहा है और क्रिया का काम तो करेगा ही करेगा। और दूसरा, आई हैव नो टाइम टू प्ले, इस वाक्य में देख रहे हैं ना, टू प्ले जो है अपने से पहले आए हुए टाइम यानी नाउन की विशेषता बता रहा है, और जो विशेषता बताने का काम करेगा वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यह क्रिया के साथ साथ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और तीसरे में ही केम हियर टू रीड द बुक, टू रीड जो है केम की विशेषता मॉडिफाई कर रहा है, केम की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडवर्ब का काम कर रहा है। अब नीचे देखिए लिखा है नो, इन्फिनेटिव वाक्य में नाउन एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की तरह कार्य करता है। अभी दिखाया गया है नाउन हुआ या एडजेक्टिव हुआ और यहाँ एडवर्ब हुआ, यानी इन्फिनेटिव वाक्य में नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह काम करता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाकर बनता है, अर्थात टू प्लस वर्ब के रूप में होता है। यानी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाकर बनता है, टू प्लस वर्ब के रूप में होता है। अब आगे आपको जेरेंड और पार्टिसिपल के विषय में परिचय कराया जाएगा। थैंक यू।